एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। तो हमारे पुराने टाइम के जो इंडियन और ग्रीक के फिलोसफर्स थे वो हमेशा मैटर की अनोन और अनसीन फॉर्म के बारे में सोचते रहते थे। जैसे अभी आपके हाथ में क्या होगा, मोबाइल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, क्या लैपटॉप हो सकता है ना। तो उसके अंदर भी तो कुछ होगा ना, वो किससे मिलकर बना है, तो वो इसी के बारे में सोचते रहते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 बिफोर क्राइस्ट। मतलब कई हज़ार साल पहले ही इंडिया में ये आइडिया आ चुका था मैटर को डिवाइड करने का। एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनड। उन्होंने भी बताया कि अगर हम किसी भी मैटर को, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, तो अगर हम उसको एक तोड़ने जाएं तो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हम उस पार्टिकल को ना और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो महर्षि कनड ने उनको परमाणु का नाम दिया था। एक और इंडियन फिलोसफर्स थे जिनका नाम था पाकुदा कात्यायना। उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को इलेबोरेट किया और कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जो कि हमें अलग अलग टाइप के मैटर देते हैं। जैसे आपके पास फ़ोन है तो जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ना हर चीज़ मिलके बनी होती है। तो ये जो आपके हाथ में जो फ़ोन है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे जो एटम है वो सारे एक साथ कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से हमें भी कोई भी मैटर मिलता है। उसी टाइम पे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करने जाते हैं तो एक स्टेज आ जाएगी जिसमें जो पार्टिकल्स आया होगा ना हमारे पास वो अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को नाम एटम दिया। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। ये सब कुछ जो भी इन्होंने कहा वो एक फिलोसफिकल कंसंट्रेशन पे था, मतलब सब लोगों ने बस मुंह से बोला और बस हो गया। बट हमारी जो साइंस है वो हर चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट्स मांगती है, कहती है हमें प्रूफ दो। तो ये सब उस टाइम तक बस एक फिलोसफिकल कंसंट्रेशन थी और इस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट 18th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर में जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस खोजा। और उसके बाद वो अपने आप ही इंटरेस्टेड हो गए ये सोचने में कि किस तरह से ये किस तरह से बनते हैं और क्या होता है जब ये बनते हैं और वो क्यों कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स। तो उसी टाइम पे जो एंटोइन एल लवॉइजर थे उन्होंने हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज दिए। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर स्टेबलाइज्ड आफ्टर। ये जो दोनों लॉज थे वो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें ये 2 लॉज मिले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स किसने करे थे? लवॉइजर ने, और उनके साथ एक और उनके पार्टिसिपेंट थे जिनका नाम था जोसेफ एल फ्रॉस्ट। तो पहला हमारा जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंज होता है। जैसे आपने जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने 5 ग्राम सामान लिया है ना, और यहाँ पे 2 और एक आपने 2 ग्राम सामान लिया है। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, इन दोनों का हम कंपाउंड बनाएंगे, तो क्या उसका जो हमारा सामान मिलेगा हमें, तो क्या उसके वजन में कोई चेंज आएगा? चलिए क्या एक एक्टिविटी देखते हैं कि हमें क्या करना है। एक्स और वाई में से कोई एक पेयर ले लेना है। यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है। ठीक है, बैरियम क्लोराइड ले रहे हैं तो आपको सोडियम सल्फेट लेना है। लेड नाइट्रेट ले रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड लेना है। इनमें से कोई एक पेयर आपको उठा लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक 5% सॉल्यूशन का कोई भी पेयर ले लेना, उसको बनाना है। अब आपको क्या करना है, उसको 10 ml वाटर में डाल देना है। आपको थोड़ा सा वाई का सोल्यूशन ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क में, और एक्स का ले लेना है इग्निशन ट्यूब में। उसको आपको एक एक्स वाले जो आपने सोल्यूशन लिया है ना उसको आपको हैंग कर देना है एक थ्रेड से, और उसके ऊपर आपको एक कॉर्क लगा देनी है। इस तरह से जैसे आपको एक्स का सोल्यूशन लेना है आपको इग्निशन ट्यूब में, और वाई का सोल्यूशन लेना है आपको कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, उसके बाद आपको इसको थ्रेड से बांध देना ताकि ये जो दोनों हैं वे मिक्स ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉर्क लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इन फ्लास्क का वज़न तोलना है। ठीक है, और अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से जो भी आपने करी है ना तैयारी, उसका अच्छी तरह से केयरफुली आपको वज़न नापना है। और अब आपको क्या करना है, उन दोनों को मिक्स करना है। जो भी आपका एक्स वाई सोल्यूशन है ना उन दोनों को मिक्स करना है। तो जिससे कि जो आपके एक्स और वाई सोल्यूशन है उन दोनों को मिक्स कर देना है। अब आपको दोबारा से वेट करना है, वज़न करना है, उन दोनों को तोलना है। तो क्या जो मासेस थे, जो दोनों के वज़न थे, क्या वो पहले जितना था उतना ही अब भी था वज़न? तो इसका रीज़न होगा हाँ,
डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? क्या आपको लगता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई होगी? तो ज़रूर हुई होगी। तो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों कॉर्क हमने उसके माउथ पे लगाई थी कॉनिकल फ्लास्क में? तो हमने इसलिए लगाई थी ताकि वो एटमॉस्फेयर से, जो हमारा सोल्यूशन है वो एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट करके कोई रिएक्शन ना कर दे। और ये बोल रहे हैं क्या जो कोई मास था, जो मास था फ्लास्क का, वो उसके कंटेंट के साथ चेंज हुआ? नहीं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये कहता है कि जो एक मास होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो मास होता है वो ना ही क्रिएट किया जाता है एक्स्ट्रा और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे अगर आपने 3 ग्राम आपने ले ली, 1 ग्राम आपने ले ली ऑक्सीजन और 8 ग्राम आपने ले ली, सॉरी, आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन ले ली और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली। उसके बाद आपने यहाँ पे इन दोनों का आपने कंपाउंड बनाया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 9 ग्राम ही कंपाउंड मिलेगा, यानी वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो मास है वो ना ही बढ़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में और ना ही घटता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब दूसरा लॉ है इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेवॉइजर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो जो लेवॉइजर थे उन्होंने अपने अलग और सारे साइंटिस्ट के साथ उन्होंने ये देखा कि जब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ये जो जितने भी कंपाउंड है वो सारे 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं सेम प्रोपोर्शन में। यानी कि जैसे अगर हमने कोई कंपाउंड बनाया है तो अब आपको जैसे हमने वाटर का कंपाउंड है तो आप कहीं से भी वाटर का कंपाउंड ले लो, सबका प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। तो उन्होंने ये देखा इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड। और इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कंपाउंड कहाँ से आया है, फिर चाहे अफ्रीका का पानी ले आओ या इंडिया का ही पानी ले लो, अगर इस पानी के मॉलिक्यूल में जितने प्रोपोर्शन है या फिर जो प्रॉपर्टी है वो उसमें भी होंगी। तो उन्होंने ये कहा था इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे एक कंपाउंड है जैसे वाटर, मैं आपको तब से एग्जाम्पल बता रही हूँ ना वाटर का। तो देखिए जो रेशियो होगा ना, वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो हमेशा जो मास होगा ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। फिर चाहे वो वाटर आप कहीं का भी ले लो, फिर चाहे वो नाली का ही वाटर हो, आपके घर का वाटर हो, होटल का वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, लेकिन जो उसके प्रोपोर्शन होंगे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशियो होंगे वो हमेशा 1:8 ही रहेंगे। इसमें आपकी वन क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और 8 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है कि अगर हमने 9 ग्राम पानी को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें उसमें से हमेशा 1 ग्राम तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगी। उसी तरह से अमोनिया किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा 14:3 रहता है, मतलब 14 हमने नाइट्रोजन के एटम डाले और हाइड्रोजन के 3। फिर चाहे उसको बनाने का मेथड कोई भी हो और आप कहीं से भी ले आए उसको, लेकिन हमेशा इसका जो रेशियो होगा वो सेम ही रहेगा। इससे हमें पता चलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये जो लॉ था वो प्रोस्ट ने स्टेट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं इन अ केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं मास के। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना, ये जो आपको डेफिनेशन दे रखी है ना, आप इसको हाईलाइट करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लॉ है वो यही कहता है कि जो कोई हमें कंपाउंड बनाना होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं मास के। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना जो साइंटिस्ट ने फेस करी थी वो ये थी, उनको एक इन सब जी इन्होंने बता तो दिए बट इनकी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देने की। ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉर्ज डाल्टन, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड करी हमें मैटर के नेचर के बारे में। डाल्टन ने एक आइडिया लिया मैटर की डिविजिबिलिटी का, जो कि तब तक एक फिलॉसफी था। उन्होंने एक नेम एटम लिया जो कि उनको पहले जो कि इस छोटे पार्टिकल को पहले से दे दिया गया था। तो और उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ना मैटर का, वो एटम ही होता है। उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो उनकी थ्योरी थी ना वो हमें एक्सप्लेनेशन देती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, मतलब दोनों ही लॉस की वो थ्योरी हमें देती है। तो पढ़ लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन वो उनका जन्म हुआ था एक पुअर वीवर फैमिली में इंग्लैंड में, और कब हुआ था? 1766 में। उन्होंने अपना करियर एक टीचर के तौर पे
स्टार्ट किया, और जब वो 11 साल के थे तब वो टीचर बन गए थे। 7 साल के बाद वो वहाँ के प्रिंसिपल बन गए थे, और 1793 में डाल्टन ने कॉलेजेस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर लाइफ थी वो पढ़ाने में और रिसर्च में ही स्पेंड कर दी, और 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को क्या किया, प्रेजेंट किया, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी का। तो पढ़ लेते हैं डाल्टन की थ्योरी में ऐसा था क्या। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter whatever an element, a compound or mixture is composed of small particles called atom। तो उन्होंने कहा था कि सारे मैटर, फिर चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो सारे किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। जो पोस्टुलेट थे इस थ्योरी के वो क्या क्या थे, उन्होंने एक पहली बात बताई थी कि जो सारे मैटर हैं वो, आप ध्यान से सुनिएगा, ये उन्होंने 6 हमें बताए थे लॉज, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या बताया था, जो सारे मैटर्स होते हैं, फिर चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, वो सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स, दूसरा पॉइंट बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल हो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तीसरा बताया था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे मान लीजिए आपका वाटर है, तो अगर उसमें एक एटम, उसका जितना जितना इस एक एटम का वेट होगा ना, उतना ही वाटर के सभी एटम्स का वेट होगा, और जो प्रॉपर्टीज एक एटम की होगी वो सभी एटमों की प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आयरन ले लेती हूँ, ये आयरन है और ये हमारा वाटर। तो अगर जो इसका एटम है और ये आयरन का एटम है, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी क्या वो सेम होंगी? नहीं, क्योंकि इनकी तो स्टेट भी अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, और इन दोनों का काम भी अलग है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो बिल्कुल ही अलग होंगी, और तो और इनका जो मास होगा वो भी बहुत डिफरेंट होगा। एटम्स, फिफ्थ बात बताई थी कि जो एटम्स होते हैं वो रेशियो, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जो कि एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमेशा जब भी वाटर होगा तो 1:8 ही रहेगा, तो ये होल नंबर ही तो है। अगर हमने H2O बोला तो ये होल नंबर ही तो है 2, तो ये बता रहे हैं, और रेशियो में ही रहते हैं हमेशा। अब जो रिलेटिव नंबर होते हैं और जो काइंड्स होते हैं एटम्स के, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि एटम से भी छोटे कोई पार्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एटम है क्या। हम तब से एटम एटम बोले जा रहे हैं, लेकिन ये एटम है क्या? तो क्या आपने कभी एक मैजन यानी एक मिस्त्री को काम करते हुए देखा है, जो कि वो क्या करता है, वो एक क्या करता है, छोटी छोटी, वो क्या करता है, जो मिस्त्री होता है, एक मैजन होता है, वो क्या करता है, ईंटों से दीवार बनाता है, और उसके बाद वो एक कमरे रूम बना देता है, और उसके बाद वो रूम के कलेक्शंस बना देता है, और वो एक बिल्डिंग बना देता है। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, इस पूरे बिल्डिंग की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है क्या? तो वो क्या है, वो है एटम, जो उस बिल्डिंग के। तो उसी तरह से फिर चाहे वो हर चीज़ वहाँ पे एटम है, फिर चाहे वो एक दाना हो आंट की हील का, और चाहे वो एक स्मॉल ग्रेन हो सैंड का। इसी तरह से जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो सारे मैटर्स की क्या है, वो एटम है। जैसे इस बिल्डिंग की बिल्डिंग ब्लॉक क्या थी, वो ईंट थी। उसी तरह से सारे मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सारे मैटर्स को बनाता है, वो क्या होता है, एटम होता है। अब ये जो एटम्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं? तो एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको सोच तक नहीं सकते कि वो कितने छोटे होंगे, और ना ही हम उनको किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। जब मिलियन से भी ज़्यादा एटम्स एक साथ मिलते हैं, जब मिलियन मतलब हज़ारों, लाखों, करोड़ों, जब वो एटम्स मिलते हैं, तब जाके वो इतना पतला शीट बनाते हैं जितनी हमारी शीट, मतलब कॉपी, कोई भी शीट थिक होती है, थिन होती है। देख रहे हैं, ये जो, अगर मैं यहाँ पे इस शीट को इसके कॉर्नर से देखूँ, तो ये कॉर्नर से जितनी मोटी होगी ना, उतने, ये पता है कितनी मोटी कब बनेगी, जब हज़ारों लाखों एटम्स मिलेंगे। जो एटम्स का जो रेडियस है ना, वो नैनोमीटर में नापा जाता है, और एक नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होता है। तो मतलब समझ रहे हैं कितने माइनस में पहुंच जाता है इनका साइज़, तो कितना ज़्यादा छोटे होते होंगे ये। एप्पल का होता है 10⁻
-1, 10⁻³ आंट का, 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ होमोग्लोबिन, और 10⁻9 होता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और 10⁻10 होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन। वी माइट थिंक दैट एटॉमिक, अब हम सोच रहे होंगे कि एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हम इनके बारे में इतना सोचते क्यों हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, जो इतनी बड़ी दुनिया है ना, वो सारी इन एटम से ही मिलकर बनी होती है। भले ही हम उन्हें देख नहीं पाते बट वो हमारे आसपास हैं, वो हमारे आसपास हर जगह पे हैं। तो इसलिए हमें एटम के बारे में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट आर दी मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग एटम्स के जो सिंबल्स हैं वो आज के टाइम पे कैसे होते हैं। तो डाल्टन ने पहली बार, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सिंबल्स यूज़ करे एटम के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए, जैसे हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन के ऐसे होंगे, ऑक्सीजन का, कार्बन का ऐसा होगा, उन्होंने इस टाइप का बनाया। तो वैन ही यूज अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट, जब भी वो किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल यूज़ करते थे तो उन्होंने ये भी समझा कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी एलिमेंट में, जिसके हिसाब से जैसे अगर हाइड्रोजन का ऐसा है तो उसमें जो एलिमेंट हाइड्रोजन का वो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा बताया था। तो बर्जिलस सजेस्टेड दैट, तो बर्जिलस थे, बर्जिलियस थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो 1 या फिर 2 लेटर से हमें बनाने चाहिए एलिमेंट के लिए। बिकॉज हमारे 1-2 एलिमेंट तो है नहीं, 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं हमारे, तो उनको हमें ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इन्हें याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत में जो नेम्स होते थे एलिमेंट्स के, वो किसी भी जगह से या फिर उनके कलर से लिए जाते थे। जैसे जो कॉपर है वो एक साइप्रस एक जगह है, वहाँ से लिया गया है क्योंकि पहली बार कॉपर वहीं पर ही मिला था। कुछ नाम ऐसे भी थे जो कि किसी स्पेसिफिक कलर से लिए गए थे। जैसे जो गोल्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है येलो। बट आज के टाइम पे एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, इसको हम IUPAC भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेम अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट्स के, या फिर सिंबल्स या फिर यूनिट्स उनकी अप्रूव करती है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो उनके पहले 2 लेटर से लिए गए हैं, और कुछ जर्मन के हैं वर्ड्स, इनमें कुछ लैटिन के हैं। ठीक है। और जिसमें जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो हम इसको AL लिखेंगे, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो हमेशा कैपिटल रहेगा और दूसरा वाला स्मॉल रहेगा, ना कि कैपिटल। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन तो एक ही है तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ही है तो यहाँ पे H बड़ा हो गया। ठीक है। एल्यूमिनियम है तो इसमें A तो आपका बड़ा रहेगा बट L आपका छोटा रहेगा। तो जो सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स के वो फर्स्ट या फिर सेकेंड लेटर से लिए गए हैं। बट आप ये सोचते होंगे कि सोडियम का तो SO होना चाहिए है ना, तो हम सोडियम को Na क्यों लिखते हैं। तो हम इनको इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो सोडियम है वो लैटिन, कुछ सिंबल्स ऐसे भी हैं जो कि लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक से लिए गए हैं। तो हम सोडियम को एक लैंग्वेज में नाइट्रियम बोलते हैं, तो इसलिए हमने सोडियम का नाम Na रखा है। इसी तरह से जो पोटेशियम है उसको कैलियम बोलते हैं किसी और लैंग्वेज में, तो हमने उसका नाम K से सिंबल रखा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हर एलिमेंट के पास एक नेम है और एक यूनिक केमिकल सिंबल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखी है उनके सिंबल्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास के बारे में, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।